नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने प्रेमचंद की अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत चर्चित एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी कफन का आलोचना भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कफन शीर्षक कहानी के इस आलोचना भाग को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सुबोध मंडल लाइव क्लासेस के इस कहानी पर आधारित 2 क्लासों को अवश्य देखना चाहिए। कफन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कफन कथाभाग, आप इन दोनों को समझेंगे तब आगे समझने में आपको बड़ी सहूलियत होगी। ज्ञान का व्यवस्थित रूप भी शोध कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। द सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। ध्यान में रखना है, अगर ज्ञान व्यवस्थित नहीं है तो समझने में बाधा पड़ती है, यह ध्यान में रखना है। आइए कफन शीर्षक कहानी के आलोचना भाग की चर्चा करें, उस पर विचार करें, उसका विश्लेषण करें। इस कहानी में बुधिया है। बुधिया है, कमसीन है, मैंने बताया है। और हिंदी पाठ में इसके लिए माधव की जवान बीवी शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने किया है और उर्दू पाठ में नौजवान बीवी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। तो नौजवान से भी बुधिया की कमसीनी का पता चलता। बुधिया व्यवस्थापिका है, घोर परिश्रम करके, दूसरों का आटा पीस करके, घास छील करके, बेच कर ला करके और एक सेर आटे का इंतजाम कर लेते तथा अपने ससुर घिसु तथा पति माधव का पेट भरती। इसके आने से घर में व्यवस्था आ गई है और एक साल पहले इसका माधव से ब्याह हुआ है। प्रसव पीड़िता है, प्रसव वेदना से तड़प रही है और माधव जो है कहता है कि मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या कर। यह माधव है, बुधिया का पति है और उसका यह बोल है, उसका यह वचन है। बुधिया इस कहानी की नींव है, बुनियाद है, जिस पर कफन कहानी की
बड़ी इमारत खड़ी होती है और यह निकष भी, कसौटी। निकष एक पत्थर होता है, कसौटी उसी को कहते हैं। काला पत्थर होता है और उस पर सोने को घिसने से अगर शुद्ध सोना हुआ तो पीली लकीर पड़ती है, अन्यथा दूसरे तीसरे रंग की लकीर पड़ती है। तो सोने के खरे पर या फोटेपन, खरेपन फोटेपन की पहचान निकष पर होती है, कसौटी पर होती है। यह सोना जो है संवेदना का सोना, जिसके खरे और फोटे होने की परख जो है बुधिया की कसौटी पर होती। और देखते हैं कि घीसू से और माधव से बुधिया को संवेदना नहीं मिल पाती, संवेदना जन सम्मान नहीं मिल पाता है। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। प्रेमचंद यही दिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति घीसू और माधव जैसा, यह व्यक्तिवादी कहानी नहीं है, वह एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं भी कर सकता है। यहां तक कि कुनबा इससे भी बुधिया को संवेदना नहीं मिलती है, क्योंकि बताया है मैंने कि प्रेमचंद ने इस कहानी में भौतिकी का, पदार्थ विज्ञान का भी उपयोग किया है। जब ये कहते हैं, लिखते हैं, जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जाड़ों की रात थी, भयंकर जाड़ा पड़ रहा था, भीषण जाड़ा पड़ रहा था, साधारण जाड़ा नहीं पड़ रहा था, असाधारण जाड़ा पड़ रहा। इसीलिए जाड़े की रात थी का प्रयोग प्रेमचंद ने नहीं किया है एक वचन में। जाड़ों की रात थी, वो जाड़े की गंभीरता को प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया। दूसरी बात, जाड़ों की रात थी, जाड़े की रात में होता क्या है, ओस गिरती है और वातावरण में जल की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण सघन से सघनतर हो जाता है और जल की मात्रा बढ़ने से, सघन से सघनतर होने से वातावरण, उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। शून्य में ध्वनि का वेग शून्य है,
शुष्क वायु में ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड है। जल में ध्वनि का वेग 1400 मीटर प्रति सेकंड है और लोहे में ध्वनि का वेग 5000 मीटर प्रति सेकंड है। तो शुष्क वायु से और ये आर्द्र वायु जो है जिसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक है, जाने की रात में आप देखेंगे कि दूर दूर तक आवाज जाती। तो यह कहना चाहते हैं बुधिया जो चीखती है, चिल्लाती है प्रसव पीड़ा से, प्रसव वेदना से, तो उसकी आवाज कुनबे तक पहुंचने में कहीं कोई बाधा का शिकार नहीं होती, बाधित नहीं होती। बुधिया की चीख, बुधिया की चिल्लाहट और बाधा इसलिए भी नहीं होती है प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। प्रकृति में भी कोई हलचल नहीं है, शोर शराबा नहीं है और गांव अंधकार में लय हो गया था, अंधकार में लय हो गया था, गांव भी शांत पड़ा हुआ था, मौन था। तो इस स्थिति के माध्यम से प्रेमचंद यह कहना चाहते हैं कि कुनबे तक, और गांव तक आवाज नहीं भी पहुंचे, लेकिन कुनबे तक, और कुनबा जो इन्हीं के बेटों रक्त संबंधों का परिवार था, घर थे वहां बने हुए, तो वहां तक। लेकिन कोई स्त्री क्यों नहीं आई? यह भी विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर प्रेमचंद कालीन समाज का अध्ययन करने पर मिलेगा, प्रेमचंद कालीन समाज शास्त्र में मिलेगा। और अग्नि समाधि प्रेमचंद की कहानी है जो विशाल भारत में छपी थी और उसमें जो नायक है उस कहानी का पयाग है। पयाग का व्यक्तिगत चरित्र अच्छा नहीं है, किंतु सामाजिक चरित्र अत्यंत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही उज्जवल। उस कहानी में कबीर का जो भजन है, ठगिनी क्यों नैना झमकावे, उसका एक अनुच्छेद अग्नि समाधि कहानी में प्रेमचंद ने लिया और पयाग वह भजन गाता हुआ रात में खेत की रखवाली करने जाता। वह दूसरी शादी कर लेता और दूसरी पत्नी जो काम करती है, इतना सारा काम करती है, पैसे कमाती है, तो उस कारण से स्त्रियां जो हैं इससे चिढ़ी हुई रहती। तो यह चिढ़पन जो है, बुधिया व्यवस्थापिका हो गई, घर में चूल्हा चक्की होने लगी, दोनों मर्द भोजन करने लगे, चिढ़ हो गए कुनबे की स्त्रियों को और इस कारण से नहीं आई। कुनबा से भी संवेदना
नहीं मिलती है बुधिया को। लेकिन जो समाज है, ग्रामीण समाज ही है। ग्रामीण समाज के द्वारा बुधिया को संवेदना मिलती है। समाजवादी कहानी है, ग्रामीण समाज ही हो। समाज से संवेदना मिलती है बुधिया को। और न केवल बुधिया को बल्कि घीसू को भी संवेदना मिलती रही है। वह बुधिया जो है प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और ये दोनों बाप बेटे आलू खा रहे हैं और सोच रहे हैं ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू और माधव इस इंतजार में थे कि वह मर जाए, बुधिया मर जाए तो आराम से सोए, नींद में कोई खलल ना पड़े, बाधा ना पड़े। और इसके पहले माधव कह चुका है मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या कर। तो ये दोनों चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं। अब इस बुधिया के विरुद्ध घीसू और माधव को देखा और यहीं से यह कहानी जो है स्त्री विमर्श, नारी विमर्श से भी जुड़ जाती है कि एक बुधिया दोनों को कमा खटा कर खिलाती है, पेट भरती है और यही दोनों इसके प्रति असंवेदनशील हो जाते। एक बात और महत्वपूर्ण है और मैं बताए दे रहा हूं, और जैसा कि आलोचकों ने कहा है घीसू और माधव संवेदनाहीन थे, संवेदना शून्य थे। और कफन जो है घीसू और माधव के संवेदनाहीन हो जाने की या संवेदना शून्य हो जाने की कहानी। और संवेदनाहीन या संवेदना शून्य जो ये हो जाते हैं, इसका कारण उन्होंने तत्कालीन आर्थिक शोषण से जोड़कर देखा। इस पर चर्चा करेंगे आगे चल करके, लेकिन इस बात को भूल जाइए क्योंकि प्रेमचंद इनके लिए विचारवान शब्द का प्रयोग करते। तो विचारवान असंवेदनाहीन, संवेदना शून्य, वो कहीं मिलान ही नहीं होता है, कहीं टहली ही नहीं होती। प्रेमचंद कहानीकार खुद कह रहे हैं कि विचारवान थे और आलोचक कह रहे हैं कि संवेदनाहीन थे, संवेदना शून्य थे। वास्तव में ये संवेदनाहीन नहीं थे, संवेदना शून्य नहीं थे, लेकिन इनकी संवेदना की दिशा जो है बुधिया की ओर न मुड़ करके अपने स्वार्थ की ओर मुड़ी हुई। इसकी संवेदना जो है एक दिष्ट थी। संवेदना केमिकल रिएक्शन जो है मोनो डायरेक्शनल होता है और डायडायरेक्शनल होता है, आप जानते हैं। रासायनिक समीकरण जो हुआ करते हैं, सभी रासायनिक समीकरण जो हैं द्विदिष्ट नहीं होते हैं और ये नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं सभी रासायनिक समीकरण, या तो ये होते हैं या तो ये हो। तो संवेदना है, तो संवेदना है दोनों में, इसीलिए सुबोध मंडल क्लास से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल ही वस्तुनिष्ठ ज्ञान यहाँ से प्राप्त कीजिए। कोई आयातित ज्ञान, अतार्किक ज्ञान
असंदर्भित ज्ञान नहीं प्राप्त कीजिए। तो यह देखिए, संवेदना तो है दोनों में, लेकिन एक दिष्ट संवेदना, और यह संवेदना जो है एक दिष्ट है, एक दिशा की ओर मुड़ी हुई संवेदना, बुद्धिया के विपरीत दिशा की ओर मुड़ी हुई संवेदना। और इस एक को स्वार्थ दिष्ट भी कह सकते हैं, स्वार्थ दिष्ट संवेदना कह सकते हैं। और यह स्वार्थ दिष्ट जो है अंधा स्वार्थ है, अंध स्वार्थ दिष्ट संवेदना, अंध स्वार्थ दिष्ट है। बुद्धिया जीती रहेगी तो इन्हीं दोनों की सेवा करेगी। ये इतनी समझ नहीं है कि इसको जिला करके रखे, इसको जिंदा करके रखे, इसको स्वस्थ करके रखे। तात्कालिक अंध स्वार्थ दृष्टि दोनों की संवेदना। तो यह समझ रखने की आवश्यकता है। तो ग्रामीण समाज तो देखा, यहीं से बुद्धिया दोनों पुरुष पात्रों के विरुद्ध अगर उसको करके देखें तो कहानी जो है नारी विमर्श से जुड़ती है, और यह नारी विमर्श की कहानी है। इस रूप में भी इस कहानी की सघन व्याख्या की जा सकती है कि दोनों पुरुष पात्रों के बरक्स बुद्धिया और इनकी यह संवेदना। तो एक बात स्पष्ट हुई, यह नारी विमर्श की कहानी है और पुरुष प्रधान समाज। माधव क्यों नहीं चिंता है? प्रेमचंद के समाज को देखना होगा, उस समय के समाज शास्त्र को देखना होगा। जो गोद का खेलता हुआ बच्चा था उसका विवाह हो जाता था और युवती से विवाह होता था। मृत्यु शैया पर पड़े हुए बूढ़े का भी विवाह हो जाता है। कईयों को तो मरे हुए हाथों से सिंदूर दान कराया जाता, और कई तो कई शादियां किया करते। निर्मला को ही देखिए, ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे। मृतक भोज कहानी देखिए, कन्या जो है वो डूब करके मर जाती है क्योंकि दुजाहु और अधिक उम्र के व्यक्ति से उसके विवाह होने की बात चल रही है। तो प्रेमचंद के समाज को देखना होगा। तो जब विवाह होना कठिन बात नहीं थी तो क्यों चिंता करेगा कोई बुद्धिया? यह भी समझने की जरूरत है। तो कुनबा भी संवेदना नहीं दे पाता है बुद्धिया को, लेकिन समाज संवेदना देता है और देता रहा है, क्योंकि यह जो है कफन के विरोध की कहानी नहीं है। कफन मिलना ही मिलना है बुद्धिया को, और कौन देगा? समाज देगा। यीशु कहता है वही लोग देंगे। यह बात अलग है कि इस बार रुपये मेरे हाथ में नहीं आएंगे। आलोचक कहते हैं यह कफन के विरोध की कहानी है, अंतिम संस्कार के विरोध की कहानी है। अंतिम संस्कार दाह संस्कार, तो क्या मृतक को ऐसे ही छोड़ देंगे, रखे रहेंगे? उसकी कोई न कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हर धर्म के लोग करते हैं।
और सम्मान के साथ करते हैं। तो यह देखना है इस कहानी में श्राद्ध का वर्णन नहीं है। यह कहानी श्राद्ध की ओर नहीं बढ़ती है, श्राद्ध की ओर प्रवृत्त नहीं होती है, ब्राह्मण भोज की ओर प्रवृत्त नहीं होती है, दान पुण्य गोदान आदि की ओर प्रवृत्त नहीं होती है। श्राद्ध में जो व्यापक स्तर पर कई कई गांवों को भोज खिलाया जाता है, यह कहानी उस विवरण में, उस वर्णन में कहाँ जाती है, कहाँ बैठती है? कहीं नहीं बैठती है। तो यह है कि समाज से संवेदना, तो यह कफन के विरोध की कहानी नहीं है और अंतिम संस्कार की कहानी नहीं है, अंतिम संस्कार के विरोध की कहानी नहीं है। भला प्रेमचंद ऐसा महान कहानीकार इस अनर्गल प्रलाप को इस कहानी में क्यों कर घुसेड़ देने लगे? आप इस बात को समझिए। उसको तो पीना है उन पैसों से, तो वो कफन का विरोध करेगा ही। अब माधव जानते हैं वो पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला है और बल्कि उसके नाम को और उजागर कर रहा है। तो मैं बताना चाहता था कि यीशु जो है 1/3 है, तो माधव 2/3, और दोनों मिल करके एक हो जाते। ये दोनों पूरक चरित्र हैं। और शाकिर ऐसा है, माधव दारू पी लेता है उन पैसों से, तब कफन का हिसाब मांगता है बाप से। तो कहानी की मूल संवेदना यह है, यहां समझने की आवश्यकता है। और यीशु जो उतनी बात कहता है उसको समझना है। तो कफन नहीं देना है, खरीदना ही नहीं है, उसकी मंशा ही नहीं है कफन खरीदने की। बाजार में भी डोलता है इधर से उधर, इस दुकान से उधर, उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान, और देखते हैं कि नहीं। जब समय होता है तो बस पांव उस तरफ बढ़ जाते हैं, पसी खाने की तरफ, मदिरालय की तरफ, मधुशाला की तरफ, दोनों बात बेटे। वह समझना है, देखना है ये समाज कहते हैं प्रेमचंद, यीशु या माधव इतने दीन थे कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ दे देते थे। तो ये लोग इतने दीन थे दोनों कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ दे देते थे। तो लोग देते थे। आप फिर देखिए दूसरा उदाहरण समाज की संवेदना का। यीशु कहता है कि मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। कैसे हिलते आप? ये थोड़े हैं कि कोई बाल बच्चा सगा संबंधी अपना विदेश से आ रहा था, आने में टाइम लगता, तो आप लाश को जो है अगोर कर बैठे हुए रहे 3 दिन। ऐसा तो कुछ नहीं था। आप 3 दिन तक इसीलिए बैठे रहे कि हार थक करके लोगों ने बांस का इंतजाम किया, लकड़ी का इंतजाम किया, कफन का इंतजाम किया और ले गए। तब आप पीछे पीछे चले। यह समझिए, समाज ने किया उसकी पत्नी का दाह संस्कार।
और माधव कहता है मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। तो यीशु क्या कहता है, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो सही। जो लोग अभी एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए और घर में कभी कुछ ना था, लेकिन भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। तो भगवान थोड़े ऊपर से आए सोंठ गुड़ तेल लेकर के, और 9 बच्चों में सब समाज ने ही किया, ग्रामीण समाज ने। तो अब देखिए प्रेमचंद तीसरा उदाहरण दिया मैंने। चौथा उदाहरण प्रेमचंद लिखते हैं जमींदार साहब दयालु थे। इसके पहले जो कहानियां उन्होंने लिखी हैं जमींदार का शोषक के रूप में उन्होंने चित्रण किया है, और जमींदारों के प्रति बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार करने वाले कहानीकार रहे हैं प्रेमचंद। पहली बार कफन शीर्षक कहानी में उन्होंने लिखा है जमींदार साहब दयालु थे। एक तो जमींदार दयालु था, यह नहीं कह रहे हैं, जमींदार के साथ साहब भी लगा रहे हैं, और फिर आदर सूचक बहुवचन की क्रिया भी लगा रहे हैं कि जमींदार साहब दयालु थे। वो तो यीशु और माधव की करनी पर दोनों से नफरत करते, कोई व्यक्तिगत शत्रुता तो थी नहीं। और 2 रुपये देते हैं, और जमींदार ने 2 रुपये दिए, जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए, दिनोरा इतना भी जानता था यीशु। और लोग जब जमींदार साहब ने दिए तो उनको कैसे आनाकानी जो है हो सकती थी। और देखिए घंटे भर में प्रेमचंद लिखते हैं कि 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। घंटे भर में 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो, तो देने वाला कौन था? समाज था, समाज के लोग थे। और आलोचक क्या कहते हैं कि समाज के शोषण का दुष्चक्र था कि ये इस मनोवृत्ति के हो गए, आकाश वृत्ति के हो गए, पारासाइट हो गए, परजीवी हो गए। ये लेबोरेटरी नहीं है साइंस की, एक परिस्थिति में एक ही जैसी चीजें होंगी। मनुष्य का समाज है, एक ही क्रिया के अनेक लोगों में भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया होती है, एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती। शोषण क्या समाप्त हो जाने वाला चक्र है, कभी शोषण का रूप बदल जाता है, उसकी मात्रा बदल जाती है। और मैं तो अपने अध्ययन से इतना ही जानता हूं कि शोषण पहले से अधिक हो रहा। तो क्या सब लोग यीशु और माधव जैसे ही हो गए, हो जाएंगे? नहीं ना हो जाएंगे। इसीलिए समझिए, इसीलिए मैंने कहा इस कहानी की मुकम्मल व्याख्या नहीं। समय
1 घंटे में 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। और फिर कहीं से नाज मिल गया। नाज जो है अनाज का ही संक्षिप्त रूप है। अनाज को नाज भी बोलते हैं, अगर को घर भी बोलते हैं, तो इस तरह से बोलते हैं। तो प्रयत्न लाघव भाषा विज्ञान का एक शब्द है। मुख सुख प्रयत्न लाघव, मौखिक सुविधा, इसके लिए शॉर्ट करके बोलते। तो कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, लोग बांस काटने लगे। तो ये देखिए समाज कहाँ जो है विपरीत मुखी है। समाज तो अनुमुखी है। समाज तो संवेदना देता है, संवेदना जन सम्मान देता है, और संवेदना जन सामान भी देता है। सम्मान के बिना सम्मान क्या, उसको मैं सूखा सम्मान कहता। लोग तरल बात कर देते हैं, हाथ झाड़ कर चल देते हैं। सुबोध मंडल खूब समझता है। जमींदार ने रुखी बात ही कह दी, लेकिन 2 रुपये दिए, तो यह महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ ली। मीठी मीठी बात बोल दे, टड़का दे, यह भी समझिए। साहित्य जिंदगी की समझ देता है, और साहित्य पढ़ करके जिसमें जिंदगी की समझ नहीं पैदा होती है, तो उसका साहित्य पढ़ना बेकार है। तो यह है समाज को हमने कि किस तरह से समाज बिल्कुल ही अनुकूल है, समाज कभी भी प्रतिकूल नहीं रहा है, यह कहते हैं प्रेमचंद। और ये बताया, भौतिक शास्त्र का प्रयोग बताया इस कहानी में प्रेमचंद ने किया है, और समाज शास्त्र का प्रयोग गरीबों के यहाँ संवेदना ही सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। आप देखिए, गरीब के यहाँ कोई दुर्घटना घटती है तो सभी जैसे तैसे जिस अवस्था में भी दौड़ पड़ते। अनपढ़ लोगों के यहाँ संवेदना ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, और व्यक्ति जैसे जैसे आर्थिक रूप से संपन्न होता जाता है, जैसे जैसे पढ़ता लिखता चला जाता है, उसकी संवेदना छीजती चली जाती है, और संवेदना औपचारिकता मात्र होकर रह जाती है। यह दिखाना चाह रहे हैं प्रेमचंद। बिल्कुल ही निर्धन लोगों के यहाँ, बिल्कुल ही अनपढ़ लोगों के यहाँ संवेदना सबसे बड़ी दौलत होती है, होनी चाहिए। और प्रेमचंद देखते हैं कि सिरे से संवेदना ऐसे लोगों के यहाँ से गायब है, तो भविष्य कितना भयावह होगा, अंधकारमय होगा, निराशाजनक होगा। और यही इस कहानी का प्रस्थान बिंदु है।
इसीलिए प्रेमचंद ने घीसू और माधव जैसे चरित्र को लिया। और देखिए, चित्रों से अपनी नग्नता ढके जाते थे और किस तरह से खाते पीते थे, अत्यंत दरिद्रता थी। और घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर ये परिश्रम करके खाते, झूठ नहीं बोलते, असत्य वाचन नहीं करते, असत्य वादन नहीं करते, असत्यवादी न होते और चोरी नहीं करते, तो जैन धर्म के सबसे पक्के अनुयायी होते। क्योंकि जैन धर्म में अपरिग्रह को, जमा न करने की प्रवृत्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज माना गया है। और प्रेमचंद कहते हैं, अगर ये साधु होते तो इन्हें संयम और नियम के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यह है, दरिद्र थे, अनपढ़ थे, संवेदना से भरपूर होना चाहिए इनको, लेकिन नहीं है। यही भयावह स्थिति है। और प्रेमचंद यही दिखाना चाहते हैं कि ग्रामीण समाज में, इसीलिए ग्रामीण समाज को लिया है प्रेमचंद ने, शहरी समाज को नहीं लिया है। यह ध्यान में रखना है। नगरीय समाज को इसीलिए नहीं लिया है प्रेमचंद ने कि वहां संपन्न लोग हो जाते हैं, वहां पढ़े लिखे हो जाते हैं और उनकी संवेदना जो है छीजी हुई संवेदना होती है, सघन और गाढ़ी संवेदना नहीं होती है और औपचारिक मात्र संवेदना होती है उनकी। आप सही दिशा में चलेंगे, सही उत्तर मिलेगा। दिशा ही गलत पकड़ लेंगे तो कहानी तो इसी तरह से बिखर करके रह गई है। अनेक आलोचकों ने जो कहानी के इस अंग कोई कहानी कहा है, कहानी के उस अंग कोई कफन कहा है, कहानी के उस अंग कोई कफन कहा। तो मैं कहानी तो मेरा विषय नहीं है, लेकिन कहानी बता रहा हूं तो कहानी को किस दृष्टि से पढ़ना चाहिए, किस दृष्टि से, किस प्रकार, किस विधि से कहानी का, किसी कहानी का अध्ययन करना चाहिए, यह भी मैं बता रहा। इसीलिए नगरीय समाज का नहीं लिया है, तो प्रेमचंद ने वर्णन नहीं किया है। ग्रामीण समाज को और प्रस्थान बिंदु है, इसका गंतव्य बिंदु कहाँ है, लक्ष्य बिंदु कहाँ है। रुदाली फिल्म में कफन कहानी है, कहानी विधा में है और रुदाली फिल्म विधा में है। लेकिन देखिए, रुदाली तक आकर के कफन शीर्षक कहानी का एक उद्देश्य यह दिखाना कि गमी में भी, शोक में भी लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं आते हैं। और यह 1935 की स्थिति है, 1935 ईस्वी की स्थिति है, ग्रामीण समाज की स्थिति है। प्रेमचंद क्रांतदर्शी थे, दूरदर्शी थे, देख लिया था। और रुदाली फिल्म को देखिए, उसकी पटकथा जो है महाश्वेता देवी ने लिखी है, कल्पना लाजमी ने लिखी है और गुलजार ने लिखी है। और फिल्म में क्या है, कोई मरता है तो रोने के लिए लोगों को भाड़े पर बुलाया जाए।
यह स्थिति पैदा हो गई है। तो यह एक प्रस्थान बिंदु है। कफन और गंतव्य बिंदु, लक्ष्य बिंदु रुदाली, दोनों की विधा अलग अलग है, दोनों का फॉर्म अलग अलग है। ये कहानी है, एक फिल्म है, लेकिन संवेदना का ताल देखिए, वहीं से जुड़ा हुआ, वही। और कफन की प्रासंगिकता लगे हाथों बता दूं कि आज हम देखते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्मों पर कोई औरत जो है कफन पहने हुई है साड़ी के रूप में, हाथ में बांस की कच्ची हरी छड़ी है और पति मर गया है कह करके श्राद्ध के नाम पर भीख मांगती। या कोई पुरुष वही कफन धोती के रूप में पहने हुए है, एक कफन कंधे पर है, और कफन फाड़ करके जो है उसकी माला पहने हुए, कफन की माला पहने हुए, हाथ में बांस की हरी कच्ची छड़ी है, और पत्नी मर गई है या माँ मर गई है या बाप मर गया है, इस नाम पर वह श्राद्ध करने के लिए भीख मांगता। ये कहानी का ही संस्करण है जो हमें अपनी आंखों से देखने को मिलता है। आप सबने भी यह संस्करण देखा होगा और हम सभी जानते हैं कि ऐसी दुर्घटना, ऐसी मृत्यु, जो ऐसी औरत है कफन का बना पहन करके भीख मांगती है, पति मर गया है, जो पुरुष है कोई नहीं मरा, भीख मांगने के तौर तरीके हैं ये सब। और फिर इसी तरह से दारू पीते हैं और मुर्गा उड़ाते हैं, और फिर स्मार्टफोन पर कैसी कैसी फिल्में देखते हैं, आनंद मनाते हैं कि लोड करते हैं। आप सभी जानते हैं, आपको इशारा कर दिया है, समझने की जरूरत। तो कफन कहानी की यह प्रासंगिकता है। कफन इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी। और सभी आलोचकों ने एक स्वर में, एक मत में कहा है कि यह प्रेमचंद की सर्वोत्कृष्ट कहानी है, हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कहानियों में से एक है और विश्व कहानी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कहानियों में एक है। इसमें आलोचकों में मत वैभिन्न नहीं है, मत विभिन्नता नहीं है, दो राय नहीं, सभी एक मत से यह बात है। और दूसरी जो बात है उसमें भी शब्दों के थोड़े हेर फेर से सभी आलोचक यह बात कहते हैं कि कफन शीर्षक कहानी जो है घिसू और माधव की संवेदनहीनता की कहानी है, संवेदन शून्यता की कहानी है, और उसका कारण जो है तत्कालीन समाज का शोषण चक्र है। यही कर समाज को देख लिया, असंवेदनहीनता और विचारवान शब्द का जो प्रयोग किया है प्रेमचंद ने, यह भी देख लिया और आगे भी देखेंगे। यह है कफन शीर्षक कहानी, अत्यंत गंभीर कहानी और सोचने को विवश करती। कहते हैं घिसू अनपढ़ था, दरिद्र था, और इस कहानी का अगला कोण जो है बिल्कुल पढ़े लिखे संपन्न लोगों की ओर जाता है।
कोई औरत है, प्रसव वेदना से तड़प रही है और हॉस्पिटल के बरामदे पर पड़ी हुई है। डॉक्टर ने कह दिया है कि ऑपरेशन होगा, तो उसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं या तत्काल नहीं है, और वह औरत जो है वहीं तड़प तड़प करके मर जाती, या सौभाग्य से किसी किसी के बरामदे पर ही बच्चा हो जाता है, तो यीशु और माधव को दोषी ठहराते हैं। तो कफन शीर्षक कहानी का अगला कोण देखिए, एंगल देखिए। ये डॉक्टर लोग और पैसा कमाने के लिए जिसको नॉर्मल डिलीवरी भी होनी है उसको भी लिख देते हैं। बड़ी खराब पोजीशन है, क्रिटिकल पोजीशन। ऑपरेशन होगा, इंतजाम करो। देखिए कहते हैं कि अनपढ़ है, झूठ बोलता है, चोर है, और आज के सभ्य समाज के, संपन्न समाज के लोगों को देखिए, इसकी तुलना में कितने शब्द हैं। तो कफन शीर्षक कहानी का है एक एंगल यह भी है, एक कोण यह भी, यह समझना है हमको। और बताया दो बातों में विवाद है। एक तो यह कि प्रख्यात कहानीकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने उर्दू कहानी का पाठ जो है और हिंदी कहानी का पाठ जो है, उर्दू कहानी में माधव है, हिंदी कहानी में प्रेमचंद ने माधव कर दिया। और माधव जो शब्द बोलता है उर्दू पाठ में, उर्दू संस्करण में, अंतर्जामी बोलता है, खुश बोलता है, आशीर्वाद बोलता है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह कहते हैं कि हिंदी पाठ में वह माधव हो जाकर के आशीर्वाद बोलता है, खुश बोलता है और अंतर्यामी बोलता है। यह आरोप उन्होंने लगाया है और यह आरोप जो है उनका 100% सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। और जब आप मदन गोपाल की पुस्तक पढ़ेंगे कलम का मजदूर, तो मदन गोपाल ने इतना ही नहीं कहा है, आगे भी कहा है कि प्रेमचंद अपनी कहानी के शीर्षक तक बदल देते थे। किसी उर्दू कहानी का जब हिंदीकरण करते थे या किसी हिंदी कहानी का जब उर्दूकरण करते थे तो शीर्षक भी बदल देते थे। और यहाँ तो उन्होंने क्या किया है कि माधव को माधव किया है, वहाँ पात्रों के नाम बिल्कुल बदल दिया करते थे। यह सच्चाई है। लेकिन दूसरा आरोप जो अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लगाया है, वो प्रेमचंद साहित्य के अत्यंत सुधी विद्वान रहे हैं। उनका दूसरा आरोप जो है वह यह है कि उर्दू पाठ की तुलना में हिंदी पाठ जो है अनगढ़ है और असंगत है। इस आरोप में तथ्य नहीं है, दम नहीं है। मैंने प्रेमचंद की 2 दर्जन कहानियों का अध्ययन किया है, 2 दर्जन कहानियां
जो उर्दू में भी हैं और हिंदी में भी हैं, और आमने सामने रख करके दोनों पाठों का अध्ययन किया है और पाया है कि प्रेमचंद उर्दू पाठकों के मन मिजाज से भी वाकिफ थे और हिंदू या हिंदी पाठकों के मानसिक धरातल से भी सुपरिचित थे। और उन्होंने जो पाठांतर किया है वह विवेकपूर्ण पाठांतर किया है। दोनों उर्दू पाठकों और हिंदी पाठकों के मानसिक धरातल के अनुसार, इसमें सामाजिक धरातल भी है, आर्थिक धरातल भी है, मनोवैज्ञानिक धरातल भी है, तो इसके अनुसार उन्होंने अनुवाद किया है, तर्जुमा किया है। और यह तर्जुमा, यह अनुवाद जो है वह अनगढ़ नहीं है, सुगढ़ है, असंगत नहीं है, सुसंगत है। यह बस कफन शीर्षक कहानी की आलोचना में यही 4 बातें। सबने इस कहानी को सर्वोत्कृष्ट कहानी कहा है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने कफन शीर्षक कहानी को प्रेमचंद की अमर कृति कहा, सबने कहा। और अब्दुल बिस्मिल्लाह ने कहा है कि जो बता दिया दोनों आरोप कि माधव माधव हो जाता है और वह तत्सम शब्द बोलने लग जाता है। दूसरा कि हिंदी पाठ जो है उर्दू पाठ की तुलना में अनगढ़ है और असंगत है। और तीसरी आलोचना जो यह है, दलित विरोध के केंद्र में भी यह कहानी रही है। जाति सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है। आज के समय में हमारे संविधान की दृष्टि में यह जाति सूचक शब्द का प्रयोग जो है वैधानिक नहीं है, इसीलिए मैंने दलित शब्द का प्रयोग किया। यह कुछ परिष्कृत शब्द है, यद्यपि कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग वैधानिक है, वही करना चाहिए। लेकिन मुख्य सुख है, प्रयत्न लाघव है भाषा विज्ञान। अनुसूचित जाति कहने में और दलित कहने में छोटा कहना पड़ता है, तो मुख्य सुख के लिए ये कहा है। और कफन जैसी कहानी आलोचना के केंद्र में रही है, दलितों की आलोचना के केंद्र में रही है, सदगति कहानी रही है, कर्मभूमि उपन्यास रहा है प्रेमचंद का। और प्रेमचंद अपने जीवन में भी ब्राह्मण विरोध के केंद्र में रहे थे, उनको ब्राह्मण विरोधी कहा जाता था और हिंदू विरोधी भी कहा जाता था। यह सब बातें थी, उनके विरोध में उड़ाई जाती थी। इन बातों में सच्चाई का है, द्वेष अधिक है। लेकिन दलित विरोध के पहले हंसराज रहबर ने यह आपत्ति की थी कि इस कहानी में घीसू और माधव का अत्यंत अमानवीय चित्रण किया गया। हंसराज रहबर ने इस बिंदु को उठाया था और कहा था कि घीसू और माधव का अत्यंत अमानवीय चित्रण प्रेमचंद ने कफन शीर्षक कहानी में किया है और यह बहुत ही आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक। मैंने बताया
दलित विमर्श के जनक हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, नारी विमर्श के जनक हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, कृषक विमर्श श्रमिक विमर्श के जनक हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, और महात्मा गांधी ने दलितों के लिए जितना किया, जितना सार्थक किया, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। और प्रेमचंद ने दलितों के जागरण के लिए, उनके सुधार के लिए जितना सार्थक लेखन किया, आज तक उतना सार्थक लेखन किसी ने नहीं किया। और यह भी बात कहने की है कि दलित का समाज प्रेमचंद का अपना समाज था, आत्मीय समाज था। यह समाज उनकी आत्मा में रचा बसा समाज था। इसी मंशे से उन्होंने यह लिया और इस उद्देश्य से लिया कि यहाँ जब संवेदना नहीं दिखाई देती है, यह भयंकर स्थिति है, बहुत खराब बात है। आगे रुडाली में जो जाकर देखते हैं, आगे जो कफन पहन करके जो इस तरह से भीख मांगते हैं उनको देखते, और जो ऑपरेशन प्रसव वेदना से तड़पती हुई स्त्री को पैसों के अभाव में बरामदे पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो घिसू आदमी आलू खा रहे हैं, बुढ़िया अंदर ढोकरे में तड़प रही है। तो आप इसको देखिए, अच्छी तरह से देखिए, समझिए। अध्ययन करने का अर्थ है मस्तिष्क को विस्तृत करना, गंभीरता प्रदान करना, और अध्ययन करते जाते हैं मस्तिष्क जो है उल्था होता जाता है, तो पढ़ने का तो कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो यह बताया कि प्रेमचंद ने किस उद्देश्य से इन पात्रों को लिया है, बुरी मंशा से नहीं लिया है। और बुरी मंशा लेकर के कोई भी कहानीकार, महान कहानीकार कभी नहीं और कभी नहीं हो सकता। और प्रेमचंद की मंशा हर हमेशा अच्छी रही। आप विजयेंद्र स्नातक के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़िए, देखिए उन्होंने क्या कहा कि प्रेमचंद की मंशा जो है बिल्कुल ही साफ रहा करती, और तभी वह लेखन में बिना किसी के प्रति पक्षपात किए आगे बढ़ पाए, नहीं तो आगे बढ़ पाना संभव नहीं, सच्ची बात है। और चौथी आलोचना जो है बस यही है कि घेसु और माधव परजीवी हो गए हैं, तो उनकी परजीविता का कारण तत्कालीन समाज का शोषण चक्र। कहीं संगति नहीं है व्याख्या में, न कहानी में। इसीलिए मैंने कहा था कहानी में जो है वह आलोचकों ने नहीं कहा है, जो कहानी में नहीं है आलोचकों ने वही कहा है। इसलिए इस कहानी के मूल तक, जड़ तक पहुंचने में